हाय, मेरा नाम है सौरभ गांगुली। भूले तो नहीं, जो हुआ क्यों हुआ, कैसे हुए, ये सोचकर दुख होता था, गुस्सा भी आता था। पर अब नहीं। मैं टीम में वापस आने के लिए बहुत बहुत मेहनत कर रहा हूँ। क्या पता मुझे हवा में टी शर्ट लहराने का एक और मौका मिल जाए। जो भी हो, टीम के बाहर या अंदर, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। मैं हर मैच से पहले चिल्लाऊंगा, वो आ इंडिया। मैं यह बोलता रहूंगा। आप भी चिल्लाएंगे ना? मेरी टीम को अच्छा लगेगा। अपने दादा की बात सुनेंगे ना? ये साल 2006 में टीवी पर जब सौरव गांगुली पेप्सी के एड में ऐसा बोलते दिखे तो सड़कों पर फैन से लेकर संसद में सांसद तक सभी भावुक हो गए। पूरा मामला ये था कि साल 2006 में टीम इंडिया के महाराज यानी सौरव गांगुली जिस कोच को लेकर आए उसी ने उनकी टीम से छुट्टी करवा दी थी। इसके बाद दादा टीम में आने के लिए जी जान से लग गए। क्या है वो कहानी, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज और मेरा नाम है चंदन पटेल। जब दादा की जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल हो गया, सौरव गांगुली को टीम से यह कहकर बाहर किया, आप टीम में फाड़ पैदा करने वाले खिलाड़ी हैं। इस तरह से टीम के बाहर होने के बाद दादा की जिंदगी में भूचाल आ गया। उनके घर के अंदर का माहौल खराब हो गया। उनकी पत्नी डोना भी पहले जैसे नहीं दिख रही थी। घर में ज्योतिषियों का आना जाना शुरू हो गया। सौरभ के पिता ने उनसे कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीत के बाद उनके लिए टीम में रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। टीम इंडिया की हर जीत के बाद उन्हें ये लगने लगा था कि अब महाराज का टाइम पूरा हो गया है। टीम से बाहर होने के बाद सौरभ के पिता ने उनसे कहा था, महाराज तुमने सब कुछ तो हासिल कर लिया है, क्यों नहीं तुम सम्मान के साथ अब अलविदा कह देते। लेकिन अपने पिता के साथ इस बातचीत में दादा ने एक बात कही, कोई भी हमेशा नहीं खेलता। मैराडोना, सनराइज या गावस्कर, हर किसी को एक ना एक दिन रुकना पड़ता है। मैं खुद इस बात को जानता हूँ कि एक ना एक दिन मुझे भी जाना होगा, लेकिन मैं इस चीज के साथ नहीं जीता जाता कि जब मेरा मुश्किल वक्त आया तो उससे निकलने के लिए मैंने मेहनत या कोशिश ही नहीं की। अपने पिता के साथ इस चर्चा के बाद सौरभ अपने कमरे में आए और कमर कस ली। अब वो दादा वाले टैग को पीछे छोड़कर सौरभ बनना चाहते थे। वो सौरभ जिसने 1996 में टीम इंडिया में एंट्री की थी। सौरभ ने कमरे में जाकर फैसला किया, कड़ी ट्रेनिंग करेंगे, रणजी ट्रॉफी के सारे मैच में खेलेंगे, हार नहीं मानेंगे। फिर से टीम में वापसी के लिए सौरभ ने एक ट्रेनर रखा। हफ्ते में 6 दिन मेहनत पर लग गए। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग से 9 किलो वजन घटा लिया था। लेकिन एक के बाद एक सीरीज में सौरभ को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा था। उनके लिए निराशा के अलावा कुछ नहीं था। इसी दौरान उनके पास वो एड आया जिसने उनके लिए टीम इंडिया के रास्ते खोल दिए, यानी पेप्सी कंपनी का वो एड। हाय, मेरा नाम सौरभ गांगुली है। भूले तो नहीं, जो हुआ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब सोच के दुख भी होता था, गुस्सा भी आता था। पर अब नहीं। मैं टीम में वापस आने के लिए बहुत बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या मालूम हवा में शर्ट घुमाने का मुझे और एक मौका मिल जाए। जो भी हो, टीम के अंदर या बाहर, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। इंडिया, या इंडिया। इंडिया के हर मैच में मैं ऐसे ही चिल्लाऊंगा। आप भी चिल्लाएं, मेरी टीम को अच्छा लगेगा। टीम इंडिया का कप्तान जिसे देश के करोड़ों लोग चाहते थे, जिसे कोच के साथ तनातनी की वजह से टीम से निकाल फेंका गया, उनकी वापसी विज्ञापन में ही हो सकी। लेकिन इस अपील को करोड़ों लोगों ने देखा। इस बात को लेकर गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। सौरव गांगुली की टीम से बाहर निकलने का यह फैसला सही था या गलत? इस एड को करने के बाद सौरव गांगुली के लिए दबे हुए प्यार की बाढ़ आ गई। लोगों ने भर भर कर सौरभ को मैसेज और चिट्ठियां लिखी, मानो ये सारी स्क्रिप्ट सौरभ की वापसी के लिए ही भगवान ने लिख दिए हो। इधर देश में भावनाओं का जन सैलाब उमड़ा। उधर इंडियन टीम साउथ अफ्रीका में 1-4 से वनडे सीरीज हार गई। साउथ अफ्रीका में भारत की हार पर कुछ राजनेताओं ने सवाल उठाए तो ग्रेग चैपल ने यह कहकर उस सवाल को टाल दिया, राजनेताओं को बोलने और आलोचना करने के लिए ही पैसा दिया जाता है। इसके बाद भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन की संसद में भी चर्चा हुई। इसके कुछ समय बाद ही सौरभ को टीम में वापसी का मौका मिल गया। जब टीम में सौरभ की वापसी की खबर आई तो सौरभ ईडन गार्डन्स में थे। ये वो वक्त था जब ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट नहीं, कोई मसाला फिल्म चल रही है। पत्रकारों की नजर उस वक्त टीम इंडिया के कोच, कप्तान और सौरभ गांगुली पर ही रहती थी। सौरभ प्रैक्टिस भी करते थे तो कई पत्रकार ईडन गार्डन्स में ही बने रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक कुछ पत्रकारों के चिल्लाने की आवाज आई, सौरभ तुम्हें चुन लिया गया है। दादा ने यह खबर सुनकर चैन की सांस ली। लेकिन एक पत्रकार सौरभ की टीम के आने से खुश नहीं था। वो इस दौरे पर दादा के चयन की एक बड़ी गलती बता रहा था। यहाँ तक कि उसने दादा को फोन भी कर दिया।
उन्होंने दादा को फोन करके कहा, साउथ अफ्रीका गेंदबाज खतरनाक फॉर्म में है और दादा तुम्हारे यहाँ वापसी करना मतलब खुदकुशी करने जैसा है। लेकिन दादा इस बात को जानते थे कि फिर से टीम में जगह बनानी है तो मुश्किल में भी खुद को साबित करना होगा। साउथ अफ्रीका में मैच से पहले नेट्स हुआ, दादा का टेस्ट हुआ। 2006-07 के दक्षिण अफ्रीका दौरे की टेस्ट सीरीज के लिए सौरभ चुन लिए गए। चैपल के हाथ में अब भी टीम की डोर थी, जबकि द्रविड़ टीम के कप्तान थे। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका का पेचेस्टर्स नाम की एक जगह पर थी। वहां पर एक प्रैक्टिस मैच खेला जाना था, उसके बाद टेस्ट सीरीज होनी थी। सौरभ भी इसके लिए तैयार थे। हालांकि उनके लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था। सौरभ अब पेचेस्टर्स के लिए निकले। वनडे सीरीज में वहां कोई पत्रकार नहीं था, लेकिन जब सौरभ की वापसी हुई तो कई टीवी पत्रकार तो उनके साथ ही फ्लाइट में दक्षिण अफ्रीका के लिए उड़ गए, क्योंकि इस सीरीज में किसी को भी इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच नहीं देखना था, बल्कि गांगुली वर्सेस चैंपल का मैच देखना था। जब सौरभ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां टीम मैनेजर और 3 युवा खिलाड़ी उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे। टीम का साफ संदेश था कि सौरभ सीधे प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाएं। सौरभ एयरपोर्ट से निकले और सीधे मैदान पर पहुंच गए, लेकिन वो खिलाड़ी जिसने बरसों टीम इंडिया की कप्तानी की, कई मौकों पर खिलाड़ियों को बनाया या बचाया, वो सभी उनसे मिलने में घबरा रहे थे। दरअसल ये डर ग्रेग चैपल का था, क्योंकि उस वक्त सौरभ से दोस्ती का मतलब चैपल से दुश्मनी था। बाकी खिलाड़ी तो नहीं आए, पर खुद कोच चैपल ने सौरभ से हाथ मिलाया और वेलकम किया, लेकिन बस हाथ ही मिले थे, दिल तो मिलना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद ही कप्तान राहुल द्रविड़ भी दादा से मिले। अब दादा नेट प्रैक्टिस के लिए तैयार होते हैं। कोच, कप्तान और टीम के बाकी खिलाड़ियों का ध्यान भी इसी तरफ था कि दादा कैसे खेलेंगे। तेज गेंदबाजों का सामना करने के लिए दादा तैयार हुए। साथ वाले नेट्स में टीम के बाकी बल्लेबाज चेस्ट पैड और बॉल से बचने का सारा सामान लगाकर खेल रहे थे, लेकिन दादा चैपल और टीम को दिखाना चाहते थे कि वो अब भी निडर हैं और मुकाबले के लिए तैयार हैं। इसलिए उन्होंने चेस्ट पैड को छोड़ा और नेट्स में प्रैक्टिस के लिए उतर गए। दादा ने दौरे की शुरुआत में ही फैसला कर लिया था, मुझे चाहे गेंद लगे, मेरी हड्डियां टूटे, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन अब कदम पीछे नहीं खींचूंगा। नेट्स के 30 मिनट के सेशन में दादा ने ऐसी बल्लेबाजी की, कोच चैपल ने पास आकर कहा, वेल वेटेड। वो कोच जिसने कभी सौरभ को टीम से बाहर किया था, वो उनकी तारीफ कर रहा था। ये यकीन करना आसान नहीं था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच पेचेस्टर्स में कोच के आगे तो दादा का टेस्ट हो गया था, लेकिन अब असली टेस्ट तो विरोधी पेस अटैक के सामने था। साउथ अफ्रीका की टीम एक साइड टीम के साथ एक टेस्ट मैच खेला जाना था। द्रविड़ आराम कर रहे थे तो बीवीएस लक्ष्मण को टीम का कप्तान बनाया गया। टीम इंडिया के पहले ही बैटिंग आ गई, लेकिन मोर्ने मॉलकर की गेंद के आगे भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह से ढेर हो रहे थे। वसीम जाफर और वीरेंद्र सहवाग तो बिना खाता खोले ही लौट गए। बीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर जल्दी से जल्दी पवेलियन लौट गए। आलम यह था कि 69 के स्कोर तक आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। सौरभ गांगुली ड्रेसिंग रूम में बैठकर टीम का ये हाल देखकर खुद से सिर्फ यही कह रहे थे, सौरभ तुम्हें चोट लग सकती है, तुम्हारी हड्डी टूट सकती है, तुम मर जाओ, लेकिन कदम पीछे मत हटाना, क्योंकि तुम अपने विकेट के लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान के लिए खेल रहे हो। सौरभ ने इस मौके का फायदा उठाने का ठान लिया। उन्होंने क्रीज पर ऐसा डेरा डाला कि पहले विकेट को समझा, फिर गेंदबाजों को धीरे धीरे रन जोड़ने शुरू कर दिए। उस विरोधी टीम में 4 तेज गेंदबाज थे जो टीम में जगह बनाने के लिए इंडिया बैटिंग का जमकर टेस्ट ले रहे थे। जहां पूरी तरह टीम कुछ नहीं कर पाई, दादा ने वहां 4 घंटे बल्लेबाजी की और अपना अर्धशतक पूरा किया। दादा की बैटिंग देखकर अब टीम में जोश आने लगा और कुछ साथियों ने दबी आवाज में सही लेकिन कहा, ये पुराना गांगुली है। उस मैच में सौरभ ने 83 रन बनाए। उनके इस प्रदर्शन से ये साफ हो गया कि अब दादा प्लेइंग 11 में जरूर शामिल होंगे। दादा की 15 मिनट की मोटिवेशनल स्पीच। वनडे के हार के बाद टीम एक नई सोच के साथ टेस्ट सीरीज खेलना चाहती थी। जोहानसबर्ग में पहला टेस्ट मैच से पहले शाम को टीम मीटिंग हुई। चैपल के सामने पूरी टीम बैठी। इस मीटिंग में द्रविड़, सचिन, कुंबले के अलावा दादा से भी बोलने को कहा गया। पहले कोच बोले, कप्तान बोले और कुछ सीनियर खिलाड़ी बोले। फिर दादा का नंबर आया। दादा ने उठते ही कहा, इस टीम में आत्मविश्वास की कमी है, अगर हम वो हासिल कर लें तो कुछ भी कर सकते हैं। दादा उस मीटिंग में 15 मिनट बोले, वो भी बिल्कुल कप्तान की तरह। चैपल के सामने गांगुली ने टीम को संदेश दिया। उन्होंने कहा, कम ऑन, हम साउथ अफ्रीका को उसके घर में हरा सकते हैं। हमने पहले भी कई टीमों को उनके घर में हराया है, इस बार भी हम ऐसा कर सकते हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच जोहानसबर्ग में। अब वो मैच खेला जाना था जिसका प्रसारण टीवी पर होना था। भारतीय फैंस
टकटकी लगाए बैठे थे, क्योंकि सौरव गांगुली टीम में वापसी करते हुए मैदान पर उतर रहे थे। बॉलर्स के लिए खतरनाक दिख रही पिच पर द्रविड़ ने अजीब फैसला कर लिया। टीम इंडिया की पहले बैटिंग। सौरव समेत टीम के कई खिलाड़ी हैरान थे, लेकिन अब जब वो ओखली में सर दे दिया है तो मूसल से क्या डरना, ये कहावत सही होती दिख रही थी। टीम इंडिया की बैटिंग टेस्ट के पहले दिन ही लड़खड़ा गई। वसीम जाफर 9 रन बनाकर आउट हुए। सहवाग 4 रन बनाकर शुरुआत में ही लौट गए। इसके बाद द्रविड़ 34 रन, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं रुक सके। अब सौरव गांगुली मैदान पर उतर चुके थे। उनके इरादे बिल्कुल साफ थे, उन्हें एक संदेश देना था। उस वक्त मैदान पर मकाया एंटनी, डेल स्टेन और आंद्रे नेल तेज गेंदों से आग उगल रहे थे, जबकि जैक कैलिस की लाइन मिस करना मतलब विकेट दे देना था। दक्षिण अफ्रीका गेंदबाजी इतनी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे कि हर दूसरे ओवर में एक न एक गेंद आकर सौरभ के शरीर को लग रही थी, लेकिन फिर भी वो क्रीज पर डटे रहे। डटे ही नहीं रहे बल्कि उन्होंने अर्धशतक भी जमाया। दादा की उस पारी में इंडिया ने 249 रन का स्कोर बोर्ड पर टांगा। सौरभ उस पारी में 51 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम को जहीर और श्रीसंत ने बुरी तरह से ढेर कर दिया। साउथ अफ्रीका की टीम 84 रनों पर ढेर हो गई। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 236 रन बनाए, उसमें भी दादा ने 25 रनों की पारी खेली। साउथ अफ्रीका के सामने 402 रनों का लक्ष्य था। भारतीय टीम को जीत का खुशबू आने लगी। भारत का पलड़ा एक तरफा भारी था। दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते दक्षिण अफ्रीका टीम मुश्किलों में घिर चुकी थी। कोई सहारा था तो एस्ले प्रिंस और मार्क बाउचर का था, जो कि तीसरे दिन नॉट आउट लौटे थे। सौरव गांगुली की सबसे यादगार प्रेस कॉन्फ्रेंस। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद सौरव गांगुली को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा गया। ये पहला मौका था जब सौरव गांगुली की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सौरभ के कमबैक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए थे। बतौर कप्तान तो दादा ने बहुत से सवालों का जवाब दिए, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर यह पहला मौका था जब उन्हें जवाब देना था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत खास थी। सौरव गांगुली की सबसे लोकप्रिय प्रेस कॉन्फ्रेंस। दादा उस दिन तय करके आए थे कि वो जैसी बल्लेबाजी की है वैसे ही जवाब देंगे। दादा से एक के बाद एक सवाल पूछे गए। पत्रकार का सवाल, कैसा लग रहा था जब हर दूसरे ओवर में चोट लग रही थी? दादा का जवाब, शरीर पर चोट खाना आउट होने से बेहतर होता है। पत्रकार का सवाल, टीम से बाहर होने पर क्या कहेंगे? दादा का जवाब, सिर्फ क्रिकेट खेलना ही जिंदगी नहीं है। सवाल, क्या अब भारत की जीत को पक्का मान लिया जाए? जवाब, अगर हम ये टेस्ट मैच भी नहीं जीत सकते तो हमें वापस ड्रेसिंग रूम में ही नहीं लौटना चाहिए। जिस एटीट्यूड के साथ सौरभ को यह बयान आया था, उसे एक कप्तान के रूप में भी माना गया। दादा का ये बयान साउथ अफ्रीका के उस पूरे दौरे पर चर्चा का विषय बना रहा। आखिरी में भारत ने ये टेस्ट 123 रन से जीता और सौरव गांगुली ने फिर से टीम में अपनी जगह बना ली। तो ये कहानी यहीं तक थी। ऐसे ही कहानी से जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एवीएन न्यूज के साथ में। अगर आपने एवीएन न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो एवीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जो भी नया न्यूज आएगा, जो भी नया स्टोरी आएगा, सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।